आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, मौसीकी जो दिल का सुकून है, रूह का सुकून है और सुकून में जब रूहानी ताकत की बात हो, मौला की बात हो जिसने हम सबको बनाया है, तो वो है सूफियाना कलाम। और जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जिंदगी के मायने तलाशने में लगी है, तो कोरोना के इस दौर में सूफियाना कलाम और इससे जुड़ा एक ही नाम जहन में आता है, इंदिरा नायक का। तो आज इस्तकबाल कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सूफी सिंगर इंदिरा नायक और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर निमी रस्तोगी और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। इंदिरा जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ये जो एक दौर रहा है कोरोना का, इसमें सभी परेशान रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर कोई बिजनेस करने वाला हो। और आर्टिस्ट की जहां तक बात है, तो हमने देखा है आर्टिस्ट तो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं अपने कॉन्सर्ट्स को लेकर के। तो इस साल क्योंकि इस तरह का कोई भी कॉन्सर्ट नहीं हो पाया, तो आर्टिस्ट के ऊपर, क्योंकि वो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो उन पर किस तरह का असर हुआ है, क्या फर्क पड़ा है उन पर? मुझे बराबर सुनाई नहीं दे रहा है, आपका फेस नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पर। जी इंदिरा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि इस साल क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई कॉन्सर्ट नहीं हो पाया, आर्टिस्ट हमेशा दुनिया भर में घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं अपने कॉन्सर्ट्स को लेकर के, तो उन पर क्या फर्क पड़ा है कोरोना का? गहरा असर पड़ा है वैसे, क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस। तो इतने सालों का रियाज है और वो हम अगर परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो हमारी रोजी पर असर पड़ता है, हमारे अपने मेंटल मेकअप पर असर पड़ता है। तो आर्टिस्ट भी ऑडियंस देके ही तो खुश होता है, राइट? ऑडियंस के बगैर परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आजकल हम ये करते हैं कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करें, पर वो मज़ा नहीं आता। और रही रोजी की बात, तो बहुत बुरा असर पड़ा है म्यूजिशियंस के ऊपर भी, और साउंड वाले, इंजीनियर्स, इवेंट्स वालों पर। और क्योंकि परफॉर्मेंसेस ही नहीं हो रहे, तो हर एक की रोजी उससे अटैच्ड है। तो ये तो हर एक को अपने गियर चेंज करने का वक्त हुआ है, क्योंकि हम परफॉर्मर्स ऑनलाइन पर जा रहे हैं, पर वो मज़ा नहीं आता। बट चलिए ठीक है, जैसा दौर वैसे हमको उसके साथ निभाना पड़ेगा। जी, बीच में मैंने देखा कि आपने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया, आप उसका हिस्सा बनी। ये कॉन्सर्ट जो था वो आर्टिस्ट की मदद करने के लिए था, तो क्या इससे आर्टिस्ट जो है उनकी मदद हो पाई, या जो मकसद था इस कॉन्सर्ट का वो पूरा हो पाया? कुछ हद तक हो गया है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा फीस दी है, मेरे म्यूजिशियंस की भी पेमेंट हुई, साउंड वाले की भी पेमेंट हुई। वो सब देखा जाए तो बहुत अच्छा था, और ऑडियंस भी काफ़ी उनको मज़ा आया वो सुन के, और मुझे तारीफ भी मिली। बट वो वैसे पेमेंट्स नहीं होती जैसे हम आम कॉन्सर्ट्स पे करते हैं। तो डेफिनेटली सेटबैक तो रहता है, पर ये है जो मज़ा आता है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, सामने कोई वाह वाह कहे या तो तालियां बजाए, वो जो एक ब्लैंकनेस आता है, एक स्क्रीन आता है, राइट? बस उसके सामने आपके कमेंट्स आते हैं। वो कमेंट्स में वो बात नहीं होती जो लाइव ऑडियंस देख के होती है। तो ये जो दो चार लोगों ने मेरे से कॉन्सर्ट्स करवाए, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस दौर पर ऐसे लोग भी हैं, या ऐसे कॉर्पोरेट्स भी हैं जो एटलीस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं। और हम आर्टिस्ट का सोच रहे हैं कि कैसे परफॉर्मर्स जो इतने साल, हम सिंगर्स हो, डांसर्स बोलो, या जो फोक आर्टिस्ट हो, जो उनकी रोजी जिस पर पूरा टाइम अपने आर्ट को सजाने में, संवारने में लगी है, उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो ऐसे जो लोग आए, सामने आए, हम अभी भी मैं ये इल्तिजा करूंगी बड़े कॉर्पोरेट से कि कुछ एक फंड मीडियम लेवल आर्टिस्ट के लिए रखें, क्योंकि सब बड़े आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के पैसे मिल जाते हैं, या तो उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल भी रहे हैं, और उनको उनके नाम से बहुत लोग चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं कि इनको मिला, उनको मिला। पर जो मिडियम लेवल ऑफ आर्टिस्ट है, और जो बहुत इतना नामचीन नहीं, हर बंदा तो वहां नहीं पहुंचा है, और कुछ टाइम लगता है, कोई नसीब की बात होती है, तो बाकी लोगों का क्या, तो एक किस्म का। और गवर्नमेंट ने, मुझे भी लगता है कि कोई कोई मिनिस्ट्रीज हैं जो अगर हर आर्टिस्ट को एक स्टाइपेंड दे दे और बोले कि आप परफॉर्म करो, तो उनका घर भी चलता रहेगा, उनको एक हौसला अफजाई भी हो जाएगी। ये जो कहा काफी जर्मनी और साउथ अमेरिका या तो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट्स ने किया, यूरोप के गवर्नमेंट्स ने किया, कनाडा के गवर्नमेंट्स ने किया, आर्टिस्ट को कॉन्स्टेंटली फंडिंग मिलता रहा। हमारे देश में ये हम सब उस चीज से मरहूम है, हमको मिलता नहीं है। तो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट, क्योंकि कल्चर की हिफाजत करने के लिए गवर्नमेंट का भी उतना ही हाथ है, और लोगों का भी उतना ही हाथ है। जो एक हम इंडिया का इंडियननेस हमारी कल्चर से ही तो आता है, राइट?
इंडिया है क्या, एक कल्चर की एक डिनेस्टी है, राइट? पूरी डिनेस्टी नहीं बोले, पूरी सिविलाइजेशन है जो दुनिया भर हमारे कल्चर के बारे में देखती है, हमारे योगा से लेके हमारे सूफी से, कथक से, कव्वाली से, गजल से, ठुमरी, दादरे, भरतनाट्यम, ये सब तो, और हमें पूजा पाठ, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स, ये सब तो हमारी इंडिया है। अगर उसको, या अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करें तो फिर इंडिया क्या बचेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभी जरूरत है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाए। अभय जी, यानी एक रूहानी इसमें जो है टच आ जाता है। तो जब भी अब आपसे बात हुई अभी जो कोरोना पीरियड में, ये मुझको लगा कि कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी है सूफी म्यूजिक के और इसके जो कलाकार हैं इसके दूसरों पर। आम लोगों के बीच में बहुत रेस्पेक्ट के साथ सूफी म्यूजिक की बात की जाती है, लेकिन आम लोगों तक उस तरीके से क्या है नहीं पहुंच पाए कि इसको आपको लगता है कि कहीं पर इसके कलाकारों को मदद मिलनी चाहिए, कॉरपोरेट से मदद मिलनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट से मदद मिलनी चाहिए? काम कर रहा है वो लोगों की जिंदगी में सुकून लाने की काम कर रहा है, उसकी आप मोल नहीं कर सकते, राइट? आपकी जिंदगी अगर कोई म्यूजिक से अगर आपका मन ठीक होता है, या तो आपको पॉजिटिव लगता है, या तो उस चीज से आपके घर में अच्छी वाइब्रेशन आती है, इट इज मतलब ये तो हीरा है ना, ये तो इसकी कोई मोल नहीं है, राइट? तो ऐसे जो इंसान वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? आपको जो इतने फ्री के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं ऑनलाइन पर, तो मुझे दुख होता है जब भी लोग नहीं समझते कि बस कलाकार गा रहे जा रहे, गाते जा रहे, पर कौन, बहुत कम लोग हैं जो उसकी फोन करके उसको बोले भैया हम तेरा, चलो देखिए, आर्टिस्ट अपना कला बेच सकता है, कोई ग्रोसरी अपने 10 किलो आटा बेच सकता है, वो तो कभी बोलेगा नहीं कि आप मेरा आटा ले जाओ या तेल ले जाओ, मैं आपका घर चलाऊंगा, है ना? दुनिया तभी चलेगी जब हम एक दूसरे का सहारा बने, राइट? अगर वो ग्रोसरी वाला समझे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं बोल रही उसका एग्जैक्ट मतलब है, अगर कोई ग्रोसरी वाला समझे कि चलो ये कलाकार है, चलो हम उनके घर का राशन भर दें, तो कलाकार को क्या लगेगा, अरे कोई मेरी इज्जत कर रहा है। कोई डॉक्टर बोलेगा अरे मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपका ट्रीटमेंट करूं। दुनिया में जैसे आर्टिस्ट लोगों का मन रिझाता है, वैसे लोग क्यों नहीं अपने कर्म से, अभी ये मुझे बहुत दुख होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सोचता है कि ये आदमी हमारे लिए क्या नहीं कर चुका है, कितने बड़े सिंगर्स हैं, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं जो दुनिया में, सोसाइटी में जो वेव लाते हैं, वेव ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ पीस, ऑफ आर्ट का काम क्या है, वही लाना है, वही एक जागरूकता लाना है। क्यों नहीं लोग समझते कि मेरे पास जो है, चलिए मैं अगर डॉक्टर हूं, मैं कोई 4 आर्टिस्ट की अगर सेवा करूं, मैं उनको फ्री ट्रीटमेंट करा लूं, तो वो भी तो उनकी भी जिंदगी में लगेगा, चल हमारी जो इतनी सालों की सेवा है, हम जाके गाए हैं, हमारी किसने हमारी वैल्यू की, राइट? आई बिलीव कि जॉइंट एफर्ट होना चाहिए सोसाइटी में, तभी बरकत होती है। आज मेरे पास पैसा, आपके पास नहीं है, तो अगर मैं सोचूं हाँ मेरे पास बहुत पैसा, आपके पास नहीं है, तो ये तो मेरी बैड थिंकिंग है, मेरी मतलब भगवान ने हमको बनाया कोई इंसान, अगर हम एक दूसरे का गम और दुख सुख नहीं बांटे, राइट? तो मुझे लगता है कहीं कहीं आर्टिस्ट को लोग बस देखते हैं कि वो गाता रहे, बस गाता रहे, हमारा मनोरंजन, वो सोचते ही नहीं लोग कि बेचारे के मन में क्या चलता होगा, वो अपना घर कैसे चला, अपने बच्चों की फीस कैसा भरता होगा। मैं अपनी अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम बात कर रही हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि कोई आदमी को फ्री इस्तेमाल करो, कोई नौकर को फ्री करो, मैं तो नहीं करूंगी ना, क्योंकि मुझे उसको पैसे देना, हाउ कैन आई डू इट? तो वैसे लोग क्यों नहीं समझते कि आर्टिस्ट का, जो आप आर्ट का उसकी जो इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी वो गाने या उसका म्यूजिक या उसकी पोइट्री या लिटरेचर या जो चीज उसकी अगर आप वैल्यू करें, कई अच्छे वर्ड काम से या तो पैसे से, तो आर्टिस्ट भी तो जीता रहेगा ना। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। नहीं, बिल्कुल आप अपनी जगह जो बात रख रही हैं वो बिल्कुल सही है। जो माहौल बदला है उसमें ऐसे कलाकारों की पूछ परख तो थोड़ी कम हो ही जाती है, और हो ही गई है इनफैक्ट। और ये खासकर क्लासिकल जो सेगमेंट है इसके कलाकारों के साथ तो ये सिचुएशन हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तरन्नुम, अब ये जिस तरीके से इंदिरा जी हमारे साथ हैं, अब मौका तो ये था कि ये भी इनसे गुजारिश की जाती कि ये कोई एक नमूना जो इनकी गायकी का है हम सुने और दर्शकों तक पहुंचे। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। एक इकराम राजस्थानी बहुत मशहूर पोएट हैं राजस्थान के, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिखा है, न ये ज़मीं किसी की, न आसमान किसी का, बन के रहना है हमें इंसान यहाँ। तो मैं आपको उसके लिए अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है। न ये ज़मीं किसी की, न आसमान यहाँ, न ये ज़मीं किसी की, न आसमान यहाँ, बन के रहना है हमें
इंसान यहाँ, इंसान यहाँ, जो सांसें लेते हैं हम, हवा तो सबकी है, सुकून चैन हो दिल में, दुआ तो सबकी है, जो सांसें लेते हैं हम, वो हवा तो सबकी है, सुकून चैन हो दिल में, दुआ तो सबकी है, सब समझ ले इसे, प्यार की जुबां यहाँ, न ये ज़मीं किसी की, न आसमान यहाँ, बन के रहना है हमें, इंसान यहाँ, इंसान यहाँ। बस ये है कि हमको अच्छा इंसान बन के रहना है। जी बिल्कुल, और बहुत खूब आपने बात कही है, ना जमी किसी की ना आसमान किसी का, बन के रहना है इंसान। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना ने हम सभी को थोड़ा थोड़ा इंसान तो बना ही दिया है। डॉक्टर निमी से बात करेंगे, लगातार डॉक्टर निमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निमी, जैसे फाइजर और कोविशील्ड दोनों ने ही इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन मांगा है, तो आपको क्या लगता है कि जनवरी तक वैक्सीन क्या हमें मिल रही है? ये फार्मास्यूटिकल्स ने मांगा है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आप तक आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे किसी और प्रोग्राम की आवाज आ रही है स्काइप पे। तो मुझे लगता है कि हमारी आवाज जो है वो डॉक्टर निमी तक नहीं पहुंच पा रही है। तरन्नुम, उन तक आपकी आवाज पहुंच रही है। तरन्नुम, डॉक्टर निमी तक आपकी आवाज पहुंच रही है, उसका जवाब भी दे रही थी। डॉक्टर निमी प्लीज कंटिन्यू करें आप। जी, मैं ये कह रही थी कि वैक्सीन ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से कि 3 ट्रायल्स मोस्ट ऑफ द वैक्सीन के पूरे हो चुके हैं। चौथा जो फेज होता है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का होता है। तो फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक चारों ने ये कोशिश करी है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हिंदुस्तान में मिले, लेकिन सबसे ज्यादा यूज ऑथराइजेशन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में हिंदुस्तान में जिसका ट्रायल हो रहा है, जिसे कोविशील्ड कहते हैं, उसको मिल सकता है। मॉडर्ना ने भी ट्राई किया, फाइजर ने भी ट्राई किया, बट फाइजर में क्योंकि यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, और उसकी जो लॉजिस्टिक्स है, जो का जो रिक्वायरमेंट है, वो भी मुश्किल लग रहा है। फाइजर ने एक और बात कही है गवर्नमेंट से, जो हमारी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीसी, ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे एक मांगी है एक परमिशन कि अगर इस वैक्सीन की वजह से कोई इसको वैक्सीन दी जा रही है, वो इसके स्प्रेड को रोक सकता है कि नहीं। मतलब उससे अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो दूसरे तक वो इन्फेक्शन पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसको लेकर बहुत ही वो कुछ भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी टेस्टिंग के फेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो नॉर्मल अमूमन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत की जाती हैं, और जल्दबाजी में कोरोना के वैक्सीन के साथ ऐसी बात नहीं हो पा रही है? जी, एक नॉर्मल वैक्सीन को 5 साल लगते हैं चारों फेजेस कवर करने में। यहाँ तक कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में भी महीनों और कई बार सालों लग जाते हैं। तो क्योंकि अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं, ये इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, पैंडेमिक है, इसीलिए थोड़े से रूल्स बेंड किए हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रायल्स ये कहते हैं कि 90 to 94% एफिकेसी इस वैक्सीन की है, और उतना काफी है इस वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिलने के लिए। और जैसे जैसे लोगों में लगती जाएगी और ज्यादा स्टैटिस्टिक्स डेटा सामने आते जाएंगे, तो आप समझिए ट्रायल ही एक्सटेंड हो रहा है, बट विद कॉन्फिडेंस एंड विद एश्योरेंस कि ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो 80 साल से 75 साल से ऊपर के लोग हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए एक शील्ड की तरह काम करेगी। तो मेरे ख्याल से ये इफेक्टिव साबित होगी। जी, अगर जो बात करें जो वॉलंटियर्स निकलकर सामने आए और जिनको ये वैक्सीन इनिशियल फेज में दी जा रही है, जैसे यूके में शुरू हुआ, मार्गरेट कीनन है, 90 वर्ष की महिला है, इनको दिया गया है वैक्सीन, और वो पहली सर्टिफाइड वो बनी है जिनको कि ये दिया गया हो, वैक्सीन दी जा रही हो।
तो जब ये ट्रायल फेज में ज़्यादातर ये जो वॉलंटियर्स आए वो 30, 40, 50, 60 तक के, और जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें ज़्यादातर लोग 80 प्लस के हैं, तो क्या इसकी वजह से भी कहीं कुछ उसमें फ़र्क आ सकता है, चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें टेस्टिंग नहीं हुई है इसकी एफिशिएंसी में? जी, बहुत ज्यादा एल्डरली और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों पर इसके ट्रायल्स ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक एश्योरेंस है बाय टेस्टिंग देम ऑन द यंगर पॉपुलेशन कि इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान शरीर में नहीं होता है और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन अच्छी खासी मात्रा में हो जाता है, तो अगर ये वैक्सीन दी जाती है एक डोज में, 1.5 डोज में और 2 डोजेस में, तब 80 to 94% प्रोटेक्शन अगेंस्ट इस वायरस हो जाता है। इतना काफी है। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है, ना अभी तक होती आई है, ना आगे होगी। इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन 90% लोग हैं उनको तो वैसे भी है, तो ये वैक्सीन उनके लिए बहुत बड़ा अभी हिंदुस्तानी ओरिजिन के एक हरीश शुक्ला जी हैं, उनको ये लगी है NHS में ब्रिटेन में, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो खुद इस वॉलंटियर कह रहे हैं कि मैं एक तरीके सर्विस टू ह्यूमैनिटी इस वैक्सीन को लगवा रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से लगवा रहा हूँ कि ये वैक्सीन मेरे लिए कारगर या इफेक्टिव साबित होगी। तो मेरे ख्याल से दिस इज गुड इनफ एविडेंस कि आने वाले टाइम में ये वैक्सीन और ज्यादा उभर के आएंगे इसके असर, और ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम वैक्सीन सबको दे सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, फायदे बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर निमी, एक सवाल ये बहुत अहम है कि जैसे ये सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो मौसमी जो फ्लू है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा है, तो लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। पहले तो कोविड से डरे हुए हैं, उसके बाद ये मौसमी फ्लू भी आ गया है। मुंबई में तो यहाँ तक देखा गया कि लोग जो है इस मौसमी फ्लू के टीके लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे हम एक अवेयरनेस की तरह भी देख सकते हैं। तरन्नुम, ये कोविड तो अभी आया है, लेकिन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया तो हमेशा से ही रहा है। सर्दी के मौसम में CAP जो है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जब इसकी वेव आती है तो सब डॉक्टर्स अपने 60 साल से ऊपर मरीजों को ये कहते हैं कि आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए। निमोनिया की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। इनफैक्ट हम प्रेगनेंसी में भी लेडीज को ये कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगवा लीजिए। ये वैक्सीन हमेशा से रही है, क्योंकि अब इस तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का, इसीलिए अवेयरनेस के तौर पर इसको माना गया है। बट कहा यह भी जाता है कि 1-2% प्रोटेक्शन इस वैक्सीन से भी बाकी इन्फ्लुएंजा, जैसे कोविड भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है, तो उससे हो जाता है। तो ये वैक्सीन सबको लगवा लेनी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको ऑलरेडी लंग में कोई प्रॉब्लम, COPD या ट्यूबरकुलोसिस या एस्थमा है, जरूर लगवा लेना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। इंदिरा जी, इस टाइम अगर बात करें तो हर किसी का हौसला पस्त है, तो क्यों ना कोई हौसला बढ़ाने वाला आपका कलाम हो जाए। सूफी में क्या है, इससे बेटर नहीं है, तो छाप तिलक ले लेती हूँ मैं। तो एक और सूफी का है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, अब कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी। तो यहाँ की जिंदगी की जो डगर है या मुश्किलात हैं, वो तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो हम उसको कैसे, हम उसको स्कर्ट करके निकल जाएं। तो चलिए, अमीर खुसरो का ये कलाम है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। जो प्रेम का दरिया है उसकी धार उल्टी है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो प्रेम के दरिया में उतरा सो डूब गया। जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार।
इसका यही मतलब है कि हमने कभी मुश्किल से अपना दामन छुड़ाना नहीं चाहिए, हमने कोशिश करना चाहिए, तैरना चाहिए, लड़ना चाहिए। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की। पनिया भरन को जो मैं गई थी, पनिया भरन को जो मैं गई थी, 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 पनिया भरन को जो मैं गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की। निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है, निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है, अब लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, अरे लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो मोरी घूंघट पट की, लाज राखो मोरी घूंघट पट की, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की, 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 डगरा डगरा पन घट की, पन घट की, पाना घर चलिए, आई होप आपको मजा आया। जिंदगी की जो डगर है बहुत ही मुश्किल है, अब उसमें मैं कैसे रस लाऊं, तो ये टाइम है लड़ाई करने का, कूच करने का, कि अपने प्रॉब्लम्स पर हम कैसे हावी हो जाए। जी बिल्कुल इंदिरा जी। जी इंदिरा जी, अगर हम आज की बात करें तो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे जरिए हैं। आपको क्या लगता है जो हमारी ट्रेडिशनल सिंगिंग है उसमें क्या कुछ बदलाव लाने की, कुछ जोड़ने की जरूरत है जिससे जो नौजवान है वो भी इससे जुड़ सकें? देखिए, एक तो पहले प्रॉब्लम ये है कि जो हमें ट्रेडिशनल म्यूजिक है उनकी इसकी पब्लिसिटी नहीं होती, क्योंकि जो पब्लिसिटी हो रही है वो मोस्टली बॉलीवुड के गानों की हो रही है। तो बॉलीवुड में अगर ये गजल आए, कव्वाली आई, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही पॉपुलर हो जाती है कि नहीं? तो पब्लिसिटी के पीछे हम लोग मार खा रहे हैं, क्योंकि फिल्म्स में कोई भी गाना लगाते हैं तो उस पर इतनी एड्स होती है, उतनी बार बार वो चैनल में बजता है, स्पॉटिफाई में बजता है, यहाँ बजता है, वहां बजता है, तो पॉपुलर बन जाता है। कोई भी चीज उसको आपको पॉपुलर करनी हो तो उसको बार बार बजवाना पड़ेगा। तो यही है कि अगर हमारा म्यूजिक बार बार लोगों के कान पर पहुंचे तभी जाके हम उसको पॉपुलर कर सकेंगे। क्योंकि और बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बज रहा है वो पार्टी म्यूजिक, वो शराब का म्यूजिक, वो डांस बार का म्यूजिक, जो इजी है लोगों के ऊपर। हमारा म्यूजिक इतना इजी नहीं, हमारा म्यूजिक में स्थायी भाव बहुत ही गहराई है, समझ गए? तो उस चीज को जो हैवी है, जो कुछ अच्छी क्वालिटी है, वो डेफिनेटली हैवी होती, वो एकदम लाइट नहीं होती। पर मैंने ये नोटिस किया है कि आज भी लोगों को पुराने गाने बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो रागदारी में बेस्ड थे, अच्छी पोएट्री थी। कहीं ना कहीं ये हमारी जो एडवांटेज है वो लोगों तक अभी तक पहुंच नहीं पा रही, बिकॉज हम लोग मार खा रहे हैं कि कोई कंपनी नॉन बॉलीवुड को इतना सपोर्ट नहीं करती।
अगर आप मानेंगे तो। अगर न्यूज चैनल्स भी अगर नॉन बॉलीवुड चीज को बाहर ले आए तो देखा जाएगा कि आपको कि कभी कभी मैंने देखा है, मैंने अभी हाल ही में प्रगति भैरान में 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था और मैं वहाँ शुरू की तो 2-3 लोग थे, मेरा गाना चलता रहा, मैं ठुमरी ली, गजल ली, कव्वाली ली और एक भी बॉलीवुड गाना नहीं लिया, ना एक की कोई बॉलीवुड कोई लेना देना था। मतलब एक आध ख्वाजा, मेरे ख्वाजा लिया होगा शायद 2 घंटे में। आपको यकीन नहीं, यंगस्टर्स लोग आके बोल रहे हैं मैम आप फैज की कुछ गजल लेंगे, मैम आप एक कवाली लेंगे मैम, और इतना वंस मोर मिला मुझे। तो मैं ये कहती हूँ अगर आर्टिस्ट के पास सही ताकत है तो वो कहीं ना कहीं से पहुंच पाता है। पर ये भी है कि माँ बाप ने भी बच्चों को राइट क्वालिटी कल्टीवेट करना चाहिए। हमारे म्यूजिक में जो सुकून है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक किस्म की लिटरेचर की रिचनेस है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। इसके लिए आपने अगर महसूस किया होगी डिटीरियोरेशन ऑफ लैंग्वेज भी हुआ है पोइट्री में, आपने देखा है कि नहीं? जो फिल्म म्यूजिक है उसकी पोइट्री की क्वालिटी वैसी नहीं है जो पहले के गानों में थी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें खुद में औकात नहीं है बेसिकली कि वो अच्छी पोइट्री बाहर ले आए। आप समझ, तो राइटर को बोलेंगे कुछ इजी सुना दो, कोई शराब बराबर कबाब बराबर कुछ सुना दो, बना दो, वही बिकता रहा है। क्योंकि लोगों को शॉर्टकट, उनको एक डेफिनेटली सक्सेस का पैटर्न ढूंढना है, वो नहीं ट्राई करे कि मैं कुछ अच्छा दूं, वो उनका नजरिया है ही नहीं। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो सोचेंगे कि आर्टिस्ट का या डायरेक्टर का एक मकसद भी है कि सोसाइटी में बदलाव लाना, चेंज लाना। ये भी इंपॉर्टेंट रोल है म्यूजिशियंस का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का। सभी को जरूरत है कि हम आर्ट के जरिए भी अपनी सोसाइटी में एक चेंज लाने का काम करें। यहाँ पर वक्त हमारे पास कम है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी से बात करके बहुत मजा आया। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।